नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी सीएम केजरीवाल गिरफ्तार। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार रात ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मामले में ईडी आज दिल्ली के सीएम को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप ईडी के लिए कहा उन्होंने, एक दिन में सरकारी गवाह से डील हो जाती है और आप किसी को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। बहुत तल्ख लहजे में जब वो बात कर रहे थे, उस बहस करते समय का ये वो दृश्य है जो हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगियों ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में सरकारी गवाह को सबसे अविश्वसनीय कहा गया है। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। उसकी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में हैं। इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ईडी ने कहा कि कई लोगों को फायदा हुआ है और रिश्वत ली गई है, लेकिन ईडी को दिखाना होगा कि केजरीवाल इससे कैसे जुड़े हैं। इन्हीं सबके बीच हमारे संवाददाता वहां पे पहुंचते हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं। देखा जाएगा, लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करना। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए कल रात ईडी से। ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो आतिशी का एक बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल भी गए तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुनाते हैं। गली गली में खुशी मना रही है और एक ही लाइन कह रही है
कि दिल्ली की हाय लगी है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को खून के आंसू रुलाए हैं और उसी दिल्ली की जनता की भोली भाली जनता के खजाने को लूट लिया। और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने को गुनाहगार खुद ही सिद्ध कर दिया। अपराधी वो होता है जो प्रश्नों का जवाब न हो तो भागता रहे, और भागते भागते कहां गए? हाई कोर्ट गए। माननीय जस्टिस ने जब प्रूफ देखा तो कहा ये अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं, और फाइनली वो जेल में है। और आप जान लीजिए, न तो दिल्ली की जनता, उनके पार्टी के लोग भी, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब उनके जेल जाने से बल्कि वो खुशी नजर आ रहे हैं। तो संकट में सरकार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, और अभी जैसा आपने सुना मनोज तिवारी को, वो भी लगातार ये चीज कह रहे हैं कि खुशी मना रहे थे लोग। आतशबाजी की तस्वीरें भी आई थी। संजीव वैद्य है प्रवक्ता आपके, स्वागत तो नहीं करेंगे, थोड़ा टेंशन में आज होंगे। अनीस अंसारी हैं बीजेपी से, कृष्णा पंडित वरिष्ठ सहयोगी है हमारे, वरिष्ठ पत्रकार। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप प्रवक्ता संजीव जी के पास ही जाऊंगा। संजीव जी, क्या कहेंगे आप कि लगातार जो बातें कही जा रही थी आप लोग के द्वारा कि गिरफ्तार किए जा सकते, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ये बयान आ रहे थे कि कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है केजरीवाल जी को। ये तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता लगातार बयान दे, तो कल वो हो भी गया। बिल्कुल, हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के समय इस प्रकार की एजेंसीज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या का एक घृणित प्रयास है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक नेशनल पार्टी के सुप्रीमो को गिरफ्तार किया गया और ये संविधान की खुलेआम धज्जियां बिखेरी जा रही है। फर्जी आरोप लगा करके केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पार्टी की ये चौथी गिरफ्तारी है। इसके पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल। मुख्य बात यह है कि सरकार की जो सोची समझी साजिश रची गई है, इसके लिए कोई ठोस सबूत इनके पास नहीं था और भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज की आड़ में ये जो गंदा खेल खेल रही ना, ये पूरी जनता के सामने उजागर हो चुका। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इनके ऊपर जो कलंक लगा है, उस कलंक को छुपाने के लिए भी ये प्रयास हो सकता है। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव अभी सर पर है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि यदि उनका सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी है हिंदुस्तान में तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अगर भाजपा, और जो ईडी ने आरोप लगाए हैं, जैसे जिस तरीके से आरोप ईडी ने लगाए, मैं देख रहा हूं कि गोवा में पैसा इसका लगाया गया, इसका पैसा पंजाब चुनाव में लगाया गया, संजय सिंह ने बात कराई गोवा चुनाव के दरमियान, और फिर सारी चीजें हुई। ये भी आरोप आज ईडी ने लगाए हैं। देखिए, आरोप लगे हैं, अभी तक इनको लेकर के कोई ठोस एविडेंस सामने नहीं आया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी मामले में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था पी शरद चंद्र रेड्डी, जिनकी कंपनी का नाम है अरविंदो फार्मा। शराब नीति बनाने के मुख्य आरोपियों में से एक ये भी थे। उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी उनकी 10 नवंबर को हुई और 15 नवंबर के दिन उन्होंने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया और वो 1 नवंबर के दिन, 1 जून के दिन वो सरकारी गवाह बन गए। फिर करोड़ रुपए का चंदा। आप म्यूट हो गए शायद। एक मिनट। ना, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है जी। हाँ, आप संजीव जी बात करें पूरा। तो इस तरीके से जो है शरद चंद्र जो रेड्डी थे वो सरकारी गवाह बन गए और उन्हें माफी भी मिल गई। तो इस प्रकार देखा यह गया है कि जो व्यक्ति भाजपा की शरण में चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे धुलाई केंद्र के रूप में विकसित हो गई है कि आप कितने ही पाप करो, लेकिन जब आप उधर चले जाओगे तो धुल पहुंच करके बिल्कुल नीट क्लीन होकर के वहां से निकलोगे। मेरा मानना यह है कि आप एक बार ईडी को स्वतंत्र कर दीजिए, उसके ऊपर से राजनीतिक दबाव हटा दीजिए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा और सबसे ज्यादा आरोपी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि एक बहुत अच्छी एजेंसी है लेकिन सरकारी दबाव में काम कर रही है,
इसलिए वो सिर्फ आरोप लगा पा रही, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस वो जुटा नहीं पाई है। तो ये जो है ये गिरफ्तारी, ये भाजपा के डर और हताशा का प्रतीक है। यदि अपोजिशन को समाप्त कर दिया जाए तो निस्संदेह आने वाले समय में आराम से 400 प्लस का जो इनका आंकड़ा है ना वो पार कर लेंगे। तो मूल टारगेट उनका है 400 के ऊपर जाना। उसके लिए भले ही विपक्ष का सफाया कर दिया जाए, संविधान का खात्मा कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, ये किन प्रकार इनको 400 प्लस जाना है। इनके ही एक सांसद ने कहा था यदि हमारे पास 400 से ऊपर आ गए तो हम संविधान बदल करके रख देंगे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो ये लोग हैं, अनीश जी हैं, अनीश जी जी, अनीश जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनीश जी, देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये तो अलग बात है। बाकी आपकी सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो 100% हो रही है। बिल्कुल। रहा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए? एनडीए या भारतीय जनता पार्टी? एनडीए। हाँ। 400 पार जी। भारतीय जनता पार्टी का तो टारगेट है सीधा 370 375 जो हमारे एजेंडे में होता है उसको हम लागू करते हैं। देखिए, जहां तक ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का ये जो बता रहे हैं संजीव जी, तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि देखिए, सन 1997 में चारा घोटाला होता है बिहार में। सरकार किसकी थी? संयुक्त मोर्चा की। इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, लालू यादव जी जेल गए। 2011 में अवैध खनन में येदियुरप्पा जी कर्नाटक से जेल गए। सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की। उसके बाद 2008 ले लें, 2011 ले लें, ए राजा ले लें, कनिमोझी ले लें, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे, स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल गए। सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ घोटाले में गए। तो इस तरह की जो बातें हैं, मनगढ़ंत बातें करके ये विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से जलन और ईर्ष्या के अलावा कुछ नहीं दर्शाता। पब्लिक समझदार है, देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि कहाँ क्या करना है। अनीश जी कुछ दिखा रहे हैं, संजीव जी के पास कुछ 400 पार। बिल्कुल उस पे आएंगे। 400 पार पे फिलहाल तो ईडी से आर पार है विपक्ष और पक्ष का। क्या दिखाना चाह रहे हैं संजीव जी आप? सर, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। आज के अखबार की खबर है कि 2014 से अब तक ईडी के 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए। तो श्रीमान जी आप बताइए, 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे उत्तर प्रदेश और देश में, जैसे उत्तर प्रदेश और देश में जो भ्रष्टाचार काट है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप लोगों में तो हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का अभियान चला रही है। आपको अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ विपक्ष में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आज के अखबार की खबर मैं इसका जवाब ले लेता हूं, हर बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई हम परेशान किए जा रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कई चुनाव आपने देखे, कई पक्ष और विपक्ष आपने देखे। बड़ा सवाल है कि जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है, क्या इनसे पहले भी सरकारों ने ये हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से वो चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, या इससे अगर आप पहले चले जाएं कांग्रेस के रिजीम में, तो चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती थी। तो ये मतलब राजनीति का एक ये विकृत स्वरूप है। चाहे आज जिस ढंग से ईडी और उसका विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो भी शायद उचित नहीं है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो अब पहले भी जो हो रहा था वो भी उचित नहीं था। लेकिन अब राजनीति का चाल चरित्र और चलन ही बदल गया है। अब विपक्ष को दबाने के लिए इन औजारों का प्रयोग होता रहा है और होता है। तो लेकिन ये एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अभी जिस ढंग से केजरीवाल जी को वहां इनको जब बुलाया गया तो इनको जाना चाहिए था। केजरीवाल जी को 9 बार उन्होंने समन दिए। तो अगर उनको ये आशंका थी कि, या वो आशंका केजरीवाल जी ये बार बार व्यक्त कर रहे थे कि वो अरेस्ट कर लेंगे, तो अंततः स्थिति तो वही आ गई। तो अगर ये पहले अगर जाके वहां कह देते या जाके अपने बयान देते या अरेस्ट करना होता, अगर कोई सबूत है या कोई तथ्य हैं, तो उस आधार पर वो अरेस्ट करते, वो एक लीगल प्रक्रिया हो जाती, उससे आप निपटते।
लेकिन ये जो अभी हमारे आपके प्रवक्ता ने कहा कि ये पहला अवसर है कि केजरीवाल जी को, एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, ऐसा नहीं है। सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया, उसको थोड़ा सा संशोधन कर लें, और उन्होंने फिर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। और बहुत से प्रकरण हैं जिनमें मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े हैं, ये बात। लेकिन संविधान में ऐसा कोई बंदिश या कोई वो नहीं है कि वो जेल से सरकार चलाए या कुर्सी पर बैठ के सरकार चलाए। ये उनका अपना निर्णय होगा, पार्टी का होगा कि वो क्या करते हैं, पार्टी उनकी क्या निर्णय लेती है। सर आपको रोकूंगा, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की रिमांड में का फैसला सुरक्षित है, थोड़ी देर में रिमांड पर फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित, थोड़ी देर में आ सकता है रिमांड पर फैसला। बिल्कुल, तो प्रमोद सर के पास फिर से हम चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे थे कि सरकार चलने को लेकर उनकी बात को कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं सवाल लेता हूं संजीव वैद्य, आम आदमी पार्टी से। प्रमोद सर, अपनी बात आप रख रहे थे। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये दुरुपयोग और सदुपयोग का खेल जो है राजनीति में अब आम चलन हो गया है, और विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए हथियारों का प्रयोग पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। अभी एक बात जो कही, उस बात में भी कहीं ना कहीं दम है, या इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं दबाने की, कि 90% केस जो है, जो ईडी, सीबीआई या जो भी दायर किए गए, उनमें अभी तक वो कोई ऐसे सार्थक वो नहीं दे पाए हैं, और ना ही उसमें कोई सजा हो पाई है। ये अपनी जगह पर एक बड़ी बात है कि क्या वजह है, तो कहीं ना कहीं उससे संदेश तो जाता ही जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि केजरीवाल साहब, जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उसकी उपज है, और अन्ना हजारे ने आज जिस ढंग से टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि शायद वो भी आहत हैं। केजरीवाल के ऊपर जो लगे हैं आरोप, अब वो सही है गलत है ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार उनसे कहा, इसके मतलब जो है वो कहीं ना कहीं के अन्ना हजारे को भी इस बात से दुख पहुंचा है कि उनके अपने आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति पर इस ढंग के आरोप लगे हैं, और वो शायद नहीं है। और गोवा और उत्तर के चुनाव के लिए वो ईडी ने अपने वहाँ कोर्ट में, उनके वकील ने भी वो तर्क रखे हैं कि साथ ये आधार हैं, इस आधार पर पूछताछ की गई, कुछ दस्तावेज उनके घर से मिले हैं, और जिस आधार पर जो हमारे या ईडी ने गिरफ्तार किया है वो सब उचित है, वो उन्होंने एक तर्क रखा है वहां पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो समय है, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। एक प्रयास तो होना चाहिए, क्योंकि लगातार विपक्ष एक्टिव हुआ है। अब देखिए, चुनाव आयोग से ही मिलने गए हमारे साथ गिरिधर शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, कैसे मतलब ये चीजें जिस तरीके से विपक्ष उठाना चाह रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कल देखा दिल्ली की सड़कों पे लोग थे, आज पूरे देश व्यापी एक आंदोलन तरीके से हुआ, कुरुक्षेत्र में बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया, लखनऊ में लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जो था वो आम आदमी पार्टी का अभी भी बना हुआ है। इतना सब कुछ होने, 4 नेता जेल में हैं, 5वें नेता जो मेन चेहरा है पूरा आम आदमी पार्टी का, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरधर जी, देखिए, प्रमोद गोस्वामी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बिल्कुल सही अपनी बात कही, और उनसे सहमत होते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है जब केजरीवाल जी आंदोलन के बाद जब वो राजनीति में आए, तो चूंकि अन्ना हजारे जी नहीं चाहते थे कि हमारी कोई राजनीतिक पार्टी बने, सिर्फ वो चाहते थे कि ये आंदोलन के रूप में रहे। लेकिन जब
उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो उनका पहला बयान यह था कि दलदल को साफ करने के लिए मुझे दलदल में उतरना पड़ेगा। तो वो जो उनका बयान था, आज ऐसा लगता है कि वो उसी दलदल में फंस गए हैं, क्योंकि उनका जब उन्होंने शुरुआत की थी मूवमेंट की तो बहुत अच्छा, मतलब पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से उन्होंने शुरू किया था इस आंदोलन को, इस पार्टी को भी, और लोगों ने हाथों हाथ, दिल्ली की जनता ने तो खासतौर से हाथों हाथ पार्टी को लिया भी और अच्छे वोट दिए, अच्छे विधायक दिए और ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार हासिल करी। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि मैं दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना है, मुझे लगता है कि वो दलदल में कहीं खो गए। और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी वो साफ निकल जाएं, साफ पाक निकल जाएं, मैं गारंटी क्योंकि तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अंदर ईडी को सिद्ध करना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद है, कि अगर किसी पे आरोप लगते हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव हो, हर पार्टी के लिए उन्होंने कहा था कि आरोप लगते ही पहले इस्तीफा दें फिर केस चले। आरोप लगने के बाद नैतिकता ये कहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी उनके शब्द थे। लेकिन इन शब्दों पर खुद ना खरे उतरना, और आज भी अभी सोरेन के लिए कहा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये बड़ी बात है, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये नैतिकता का सवाल होता है। देखिए, आपको अगर पहले 9 समन मिले, अगर पहले समन में या दूसरे समन में जाके जो स्थिति अब बनी है वो स्थिति तब रहती तो इन पे एक लंबा समय होता अपनी बात रखने का कोर्ट के अंदर। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, ऐसे समय में उनको दुख तो होगा कि मैं चुनाव प्रचार कैसे करूंगा, या सिंपैथी वोट अगर लेना चाहेंगे तो इसमें भी वो कैश कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो पहले या दूसरे समन में ही चले जाते, अपनी बात को रख लेते, तो ज्यादा उचित रहता। उनकी जो टीम है, बिल्कुल वो लीगल टीम पे तो सब लोग यही कह रहे थे। मैं कई अधिवक्ताओं से बात भी कर रहा था इस चीज को लेकर, तो उन्होंने कहा पासपोर्ट जमा करवा देते, कोई भागे थोड़ी जा रहे थे केजरीवाल। लेकिन उस पूरी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर फंसते नजर आए। कृष्णा पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं ईडी की इस कार्रवाई को? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो लगातार ये बात कही कि लोकतंत्र की हत्या है। कल 2 चीजें देखने को मिली, कल 2 बड़े इवेंट होते हैं और दोनों में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की बात आती है। सबसे पहले कल हमने उस पर चर्चा भी की थी, राहुल गांधी ने जिससे खाता सीज होने पर बात कही, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर तो लोकतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी है ही नहीं भारत में, जो लोग कहते हैं झूठ है। और फिर वही रात में लगभग 12-12 के करीब आतिशी और गोपाल राय ने भी यही बात कही कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कृष्णा जी, आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आज ये नहीं, इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। 9 समन के बाद भी केजरीवाल जी नहीं जाते। भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, जो आज हवाला दिया जाता है, आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। और आपको याद होगा कि इसके पहले एमपी चुनाव में यात्रा कर रहे थे, इसके पहले पंजाब में यात्रा कर रहे थे, लेकिन किसी भी समन का, किसी भी नोटिस का जवाब देना तो उचित इन्होंने नहीं समझा। ये आज की कहानी नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दूं, एक करंट जानकारी है कि एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत यादव ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है कि तत्काल ये इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से। अभी तत्काल ये करंट न्यूज है। और सेकेंडरी में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल के जितने भी साथी रहे, जिनके माध्यम से केजरीवाल बने, जहां ये राष्ट्रीय स्तर के नेता उभरे, सारे लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया, इनके अपने लोगों ने आरोप लगाया। देखिए, एक बात अलग है कि विपक्षी गठबंधन इस समय क्या कह रहा है, और चूंकि एजेंसियां तो लगातार, जो भी सरकारें, हम जेल जाएंगे तो हम आरोप किस पे लगाएंगे? जो हमको जेल हो जाएगा उसी पे लगाएंगे, जो विपक्ष में बैठेगा उसी पे लगाएंगे। ये स्वभाव होता है मनुष्य का। और निश्चित तौर पर जो केजरीवाल के लोग हैं, आज देखिए केजरीवाल के लोग ने सुप्रीम कोर्ट से जो दाखिल किया था याचिका, उसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर निरस्त कर दिया गया तो लोअर कोर्ट में भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सारा रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब जेल का हवा लंबा खाना पड़ जाएगा। तो तत्काल उन्होंने वहां से वापस ले लिया। क्यों ले लिया भाई? आपने, इनके लीगल एडवाइजर ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, पहले हम लोग लोअर कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। तो बहुत से चीजें हैं जिसको देखकर ये लगता है कि खुद ही ये आज जो शिकार हुए हैं, ये खुद ही कहीं न कहीं जाल में फंसे जा रहे थे। और ये निश्चित तौर पर कयास लगाया जा रहा था कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी, 8 दिन के अंदर।
लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप आचार संहिता लगाए किसी मुख्यमंत्री जो बड़े घोटाले में आरोपित है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई आप गिरफ्तार? जो जिस तरीके टाइमिंग पे सवाल उठाया गया कि भाई अभी तो टाइमिंग को लेकर कह रहे थे कि चुनाव आते ही आपको क्यों याद आ गया, पहले कर लेते, गिरफ्तारी करना था तो। पिछले 4 महीना से नोटिस जा रहे हैं इनको। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं अनीस भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव से डर गए, वो तो चुनाव से जोड़ रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। 151 में पुलिस घर खो देती है, 151 में पुलिस घर खो देती है और कई बार आती है। राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसको ईडी के द्वारा 9 समन भेजे गए उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए, ये खुद कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है। आप विश्वास किस पे करते हैं? आप कहां विश्वास करते हैं? जब संजय जी गिरफ्तार होते हैं आपने क्या आरोप लगाया, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। उसके पहले आपका स्वास्थ्य मंत्री जवाब ले लेते हैं, जवाब ले ले जरा। संजीव जी हैं, ये सारी चीजें संजीव जी बता देंगे अच्छे से, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी क्या जवाब देंगे? मतलब इस तरीके से तमाम लोग घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि लोकतंत्र की हत्या तो सही मायने में इधर से ही हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, ये सबके अपने अपने विचार हैं और वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, मैं इनके विचारों को असहमत भी जता नहीं सकता और सहमति भी नहीं हो सकता मैं, है ना, क्योंकि मैं खुद भी काफी समय पहले इन्हीं की जमात में शामिल था, एक पत्रकार ही था। लेकिन मुद्दा ये है कि कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या। क्या आपको श्रीमान जी ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा देश इस समय विपक्ष विहीन हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ कोई बात करता है उसके खिलाफ ईडी बैठ जाती है, सीबीआई बैठ जाती है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गोपनीय तरीके से चंदा जुटाया गया है, सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? परसेंटेज देखिए, परसेंटेज के आधार पर हमें नहीं, आपकी दीदी को मिला है सबसे ज्यादा चंदा, परसेंटेज के आधार पर। अरे पहले एक लोग बात कर ले। अनीस भाई उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, कई सवालों का जवाब देने उन्हें। तो हमारी दीदी नहीं, आपकी दीदी है, पहले एनडीए में पार्टनर रह चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, है ना, तो आपकी पुरानी दीदी है वो, है ना। तो देखिए, इस तरीके से जो है ना लोकतंत्र को विपक्ष विहीन करने की जो कोशिश की जा रही है ना, 400 पार करने का जो एक जुनून इनके सर पे सवार है, वो समझ गए कि 400 पार हम तभी जा पाएंगे जब हम विपक्ष का गला घोट देंगे और दूसरों को जो है राजनीति में आगे बढ़ने से रोक देंगे। और देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि वो अपोजिशन में यदि किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। उनका कोई विकल्प यदि अगर कोई है देश में तो अरविंद केजरीवाल है। नहीं, आप भले ही कितना भी हंस लीजिए, लेकिन ये तय बात है कि अरविंद केजरीवाल जो है आपके मगर बहुत बड़ा कांटा है आपके रास्ते में। आप उसको निकालने के लिए ये इनके प्रकार जो भी प्रयास कर सकते हैं वो सब प्रयास कर रहे हैं। वो तो केजरीवाल है, IRS रहे, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, वो बचने के सब रास्ते जानते हैं, अन्यथा अभी तक तो आप उनको ठिकाने लगा चुके हो, तो बचने के रास्ते ढूंढते रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। दिल्ली की जनता ने उनको 3 बार जनादेश दिया था और आप चौथी बार फिर से देख लीजिएगा जनादेश। पंजाब में जनादेश मिला है और आने वाले समय में आप देखिएगा, जिनको आप लोकतंत्र की हत्या का बोलना, तो वो आप आने वाले समय में लोकतंत्र के बहुत बड़े पैरोकार बनेंगे। और आपके ही एक सांसद ने कहा था, श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी के अनीस साहब हैं, आपके एक सांसद ने कहा था कि यदि हमारे पास 400 से ज्यादा सीटें आ गई हम संविधान को बदल करके रखेंगे। अब आप देख लीजिए लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप खुद जवाब दीजिए इसका। आपके एक सांसद का कथन था ये। अनीस जी जवाब दीजिए, ये कौन से सांसद हैं? पहले तो नाम ही बता दीजिए हमको, हम भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। संजीव जी एक बार नाम भी बता ही दीजिए। अनर्गल, इनका विपक्षियों का, खासतौर से आम आदमी पार्टी वाले इस समय विचलित और परेशान है अपने घोटालेबाज नेता को लेके। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 नवंबर को पहला सम्मन ईडी ने जारी किया, 10वें सम्मन पर ये आए, बीच के 9 सम्मन तक ये घर क्यों सोते रहे? इनको पता है इनको सहानुभूति पब्लिक की लेने के लिए ये अब आए। अगर पहले दूसरे सम्मन पर आ गए होते तो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता हो चुका होता, जो कुछ भी होना होता, बात जो है वो पुरानी हो चुकी होती। लेकिन आप इनकी शातिरता देखिए, आप इनकी शातिरता देखिए कि पहले सम्मन पे नहीं आए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 8, 9, 10वें सम्मन पे, 10वें सम्मन पे ये आए। रही बात लोकतंत्र की,
लोकतंत्र की हत्या, और लोकतंत्र के हत्यारे तो देश में पहले बैठे थे, हमसे पहले, भारतीय जनता पार्टी से पहले, नरेंद्र मोदी जी से पहले। आपको एक घटना याद दिलाता हूं मैं आज, आप सभी को। आपको एक याद सेकंड, होगी, लेकिन याद इस दिलाता बयान पे हूं। मैं आपको रोकूंगा। अनीश जी, इस बयान पे मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से पहले, उसमें एनडीए की सरकार भी शामिल है ना? नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा, गैर भाजपाई सरकारों में। अब आप उसको सुधार रहे हैं, लेकिन आपका मेन उद्देश्य तो वही था। मैं आपको 6 दिसंबर 1992 की घटना याद दिलाता हूं जी। सत्यनारायण रेड्डी जी हमारे यहाँ के गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव साहब थे। उन्होंने क्या संवैधानिक तरीके से हमारी सरकार, कल्याण सिंह जी की सरकार गिराई थी? नहीं गिराई थी। असली लोकतंत्र की हत्या उस दिन इन कांग्रेसियों ने, इंडी वालों ने की। तो बात करते हैं, ये लोग खुद का मुंह उजला नहीं और शीशा साफ करने चले। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, भारतीय जनता पार्टी सही दिशा, सही नीति पे काम कर रही है। रही बात ईडी की, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, ईडी को पूरी आजादी है कि वो क्या करती है। सीबीआई को पूरी आजादी है, वो स्वतंत्र संस्था है। इन लोगों को आजादी है पूरी कि ये क्या कर सकते हैं। अगर घोटाला करोगे जेल जाओगे। अभी हो सकता है, अभी 2-3 नाम और आ रहे थे दोपहर में, आपके ही चैनल पे देख रहा था, कोई और भी हैं इनके अड़ोसी पड़ोसी जिनके द्वारा आदान प्रदान 45 करोड़ वहां, इतना कैश, इतना चेक, इतना वो तो उनमें से एक तो सरकारी गवाह भी बन गया, विजय नागर। विपक्ष के होंगे सर, है ना? तो विपक्ष नहीं होंगे। घोटालेबाज सरकार है। इन्होंने अपना मुखौटा दिखाया कुछ और पीछे थे कुछ और। इन्होंने मुखौटा दिखाया कुछ और। अन्ना साहब आज दुखी क्यों थे, आज खुश क्यों थे? सिर्फ इसीलिए। अब से पहले दुखी क्यों थे? सिर्फ इसीलिए कि उनके आंदोलन को हाईजैक, सबसे बड़े हाईजैकर इनके केजरीवाल साहब, अन्ना हजारे साहब का जो आंदोलन था वो पूरे मतलब विश्व विख्यात आंदोलन था। उस आंदोलन को हाईजैक किया केजरीवाल जी ने। जबकि इनके बॉस ही कहूंगा मैं, इनके बॉस अन्ना हजारे साहब ने साफ शब्दों में इनकार किया था कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में बाहर रह के हम राजनीति का कचरा साफ करेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना वो वाह दिखाना था। पेचकस लेके खंबे पे चढ़ गए। अरे तुम्हें पेचकस लेके खंबे पे तब चढ़े जब करंट नहीं था। आज करंट है, खंबे पे चढ़ो ना। मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं सुविधाएं नहीं लूंगा, जेट श्रेणी की सुरक्षा ले रहे हो आप, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो आप। मैं एक मध्यम परिवार का बेटा हूं, मध्यम ही रहूंगा जनता के बीच। कहां आप तो ढूंढे से नहीं मिलते आम पब्लिक को। तो ये सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं आम आदमी पार्टी वालों को, और हकीकत इसके सही उल्टा है। आज देख लो, इनके कहे हुए सारे कथन मेरे पास हैं। आप देख लो, इनके सारे कथन मिथ्या, झूठ साबित हुए हैं। 15 लाख रुपए भी अकाउंट में जमा किए जाएंगे, ऐसा आप सबको रोकेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से, यहां पर सुन रहे थे आप, केजरीवाल के वकील भी हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी। वो कुछ बयान दे रहे थे। अभी फिर से उस बयान को हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से चर्चा पे लौटते हैं और अनीश अंसारी की तरफ चलते हैं। अनीश अंसारी कुछ कह रहे थे। मैं इसी बात को कह रहा हूं, लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे ये लोग हैं। हम तो लोकतंत्र को लोकतंत्र के रूप में लाए। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें आई, भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो आज जमीन पर जमीनी हकीकत बन के उभरा है। इसीलिए तो देश की जनता चाहती है 400 पार। हम अकेले नहीं कह रहे, हमारे अकेले नेता नहीं कह रहे। फिर से वो बयान सुन लेते हैं, क्योंकि एक कोर्ट में भी थे और अब चुनाव आयोग से मिलकर आए। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव
पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने, हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं, उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी यहाँ खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तीसरा पहलू, हमने एक सूची दी 11 और हाल के रीसेंट उदाहरण, पुराने उदाहरण तो सैकड़ों हैं, वो 11 के 11 एनसीपी से लेकर, टीएमसी से लेकर, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग। तीसरा पक्ष ये है कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं? आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप? कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या जरूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूं। चौथा, हमने बताया कि आपके जो कई सारे सर्कुलर है चुनाव आयोग के, उसमें भी ये वंचित है। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती है? इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? इन एजेंसीज के नियुक्तियां कम से कम इन 4 महीने के लिए क्यों नहीं होती चुनाव आयोग द्वारा? ये भी पुलिस एजेंसी है एक प्रकार से, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपयोग या दुरुपयोग के लिए हैं। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ही मूल मुद्दे हैं और हम ये कहेंगे कि हर प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपका कानून है, सर्कुलर है, आप उसको सिर्फ शब्द नहीं रखिए, आप उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो ये चुनाव आयोग एक सिर्फ एक
सजाने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिस में है गणतंत्र के लिए। बाकी कई मुद्दे हमारे इसमें हैं, आपको मिलेंगे सब। मैं बहुत संक्षिप्त में अंग्रेजी में बोलूं अपनी अनुमति के साथ। आई विल बी वेरी ब्रीफ बिकॉज यू नो द जिस्ट ऑफ इट। For our friends from the English media, just 1 minute, just half a minute. As you can see, friends, we have a very distinguished delegation. Across the board, almost every political party in the opposition is represented here. I must tell you, I'm not taking names, but this delegation was activated late last night. Not last night, late last night. Some of them got the information after 11, 12, 1 o'clock. Many have made the effort to fly here. One of them is Mr. O'Brien. They were not in Delhi. 1 or 2 could not come, but they have given their full support. Every possible political color is represented from the opposition here at short notice. Now, we went in this delegation and united. और यहाँ पर आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी को। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि भाई हो क्या रहा है देश में, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। गए हैं, मिले हैं, खाते सीज को लेकर उन्होंने उनसे शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा सारी कार्रवाई विपक्ष पर क्यों, ये भी सवाल उन्होंने किया कि जो चीज़ें हो रही सब विपक्ष के नेताओं के साथ क्यों, किसी एक को तो आप कर लीजिए। और वही विपक्ष का नेता जब भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। ये तमाम सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग को जब डेलीगेशन मिल के आया। उसके बाद उन्होंने इसी के साथ हमारे साथ अनीस अंसारी अभी बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनीस जी, अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और कांग्रेस के नेता भी हैं बड़े, क्या कहेंगे? लगातार वो अभी भी बीजेपी पे हमलावर है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा आपसे, आप भी जानते हैं और जो चैनल देख रहे हैं उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सिंघवी साहब जो हैं वो इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है। दूसरा, आज वाले अभियुक्त के वो वकील भी हैं, तो वो उन्होंने फीस ली है, अपनी वकालत की, तो उन्हें तो कहने की इतना तो अधिकार है कि वो किसी को भी कटघरे में खड़ा करने की नाकाम कोशिश करें। उस पर तो मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, उनका काम है अपनी सफाई देना। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, आप मतलब आपके चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज को, और मेरा ये कहना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब वो ना खा रहे, ना खाते तो है ही नहीं, ना खाने दे रहे। इस बात से इन विरोधियों के पेट में सबसे ज्यादा दर्द है। आज जब पहले ही कह दिया था कि खाने भी नहीं दूंगा, तो ये लोग उस तरह की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग घोटाले क्यों कर रहे हैं? घोटालों की बहुत बड़ी लिस्ट आप देखेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, बहुत बड़ी, एक से एक बड़े घोटाले इनके राज्य में हुए, कांग्रेस के राज्य में हुए, मतलब इंडी वाले सभी के राज्यों में घोटाले हुए हैं। अब उन घोटालों को छुपाने के लिए ये हम पे आरोप ना लगाएं तो करें क्या? इनके पास कोई चुनावी मुद्दा तो है नहीं। मुद्दे लेके हम जा सकते हैं, हम 370 का मुद्दा लेके जा सकते हैं, पब्लिक में जा रहे हैं हम जाते हैं, हम बात करते हैं देश की, हम बात करते हैं विधान की, हम बात करते हैं संविधान की। ये लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा की। तो मेरा कहना यही है कि हमने 370 पे काम किया, हमारे मैनिफेस्टो में था। हमने राम मंदिर पर काम किया, हमारे मैनिफेस्टो में था। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और रोजगार के मुद्दे को भी कह दीजिए, थोड़ा रोजगार पे भी कुछ बता दीजिए हमें। जी, रोजगार पे योजनाएं चल रही हैं, जगह जगह बीच बीच में अनेकों भर्तियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश की इत्तेफाक रहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ कम हो पाई हैं भर्तियां, बाकी हर जगह भर्तियां चल रही हैं, ये आप भी जानते हो। कुछ कम है अलग बात है भाई, जनसंख्या हमारी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी बयान तो ज्यादा का था ना, तो इसलिए मैंने कहा एक बार याद दिला दूं, पूछ लो। नहीं याद है, हमें याद है। अब की बार 400 पार होनी है। नहीं, ये तो आपको बहुत देर से याद है, ये तो आप बार बार कर रहे हैं। वो 2 करोड़ वाला कुछ बयान था, वो याद है क्या? हाँ याद है, याद सब कुछ याद है। हम सब कुछ लिख पढ़ के काम करते हैं। हमारे सब एक एक काम, बिल्कुल एक रीति हमारी ओपन होती है, जैसे कि पारदर्शिता होती है, जैसे कि भर्तियों में आज पारदर्शिता लाएं, उसी तरह हमारी बात में भी पारदर्शिता होती है। बिल्कुल। गिरिधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मैं उनका रुख करता हूँ। सर, अभी आपने अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुना और अनीस अंसारी भी बीजेपी के
वरिष्ठ नेता है, उन्हें भी सुना आपने। जिस तरीके जो चीजें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई किसी के खाते सीज किए जा रहे हैं, ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे को देखिए एक पिक्चर आई थी अर्ध सत्य, उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मनु सिंघवी जी की बात में कुछ दम है। वो दम इस बात पे है कि जब भी कोई करप्शन का मामला होता है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो, दो इसी समय हो, उसमें समय दिया जा सकता है। जैसे 2 महीने बाद भी कार्रवाई हो सकती थी या 2 महीने पहले हो सकती थी। ऐन चुनाव से पहले कोई कार्रवाई करना लोकतंत्र पे कुठाराघात तो माना ही जाएगा, क्योंकि देखिए जब प्रमुख नेता जो मेन नेता है अगर वो चुनाव में प्रचार नहीं करेगा तो फर्क तो पड़ेगा उनके वोटों पर। तो ये जनता पे जो फर्क पड़े उन चीजों पे तो सरकार को और जो ये संगठन है खासतौर से संवैधानिक संस्थाएं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे क्रिमिनल होते हैं ना, कई डकैत होते हैं या गुंडे होते हैं, उनको चुनाव से पहले सरेंडर, उनके रिवॉल्वर, उनके असले सरेंडर कराए जाते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो राजनीतिक जो करप्शन होते हैं, राजनीतिक करप्शन कहे जाए या आर्थिक करप्शन कहे जाए, उन पर ढील दी जा सकती है। कम से कम चुनाव आयोग ये तो कर ही सकता है कि संस्थाओं को यह निर्देश दे कि भाई चुनाव से ठीक 2 महीने पहले तक जो कार्रवाई करनी है कर लीजिए, 2 महीने के बाद आपके अधिकार गिरफ्तारी के सीज किए जाएंगे 2 महीने पहले, ताकि जो है वो चुनाव में जा सके। मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि उनको छूट दी जाए, उनको कम से कम ये तो अधिकार है ही कि वो प्रचार प्रसार में जा सके। आप उनके करप्शन के केस चलाइए, चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले अगर इस टाइप की बात करी जाती है तो इस पे आक्षेप और आरोप लगना स्वाभाविक है। और मेरा ये कहना भी है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। खाली ये कह देना कि खाली हर 400 सीट, ठीक है उनका अपना उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का 400 सीट लाना, लेकिन मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है एक सच्चे लोकतंत्र के लिए। अगर उसको दबाने के लिए कोई काम किया जाता है और अगर करप्शन है उस पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी का खासतौर से जब अभी देखिए डीजीपी हटाया ना बंगाल का, उन्होंने हटाया डीजीपी ये कहकर कि भाई वो ममता जी का खास है या वो राजनीति में है। उत्तराखंड के हमारे गृह सचिव हटाए क्योंकि वो जुड़े हुए थे वो मुख्यमंत्री के साथ। तो जिस तरह से ये इनके अधिकार सीज किए गए, इसी तरह से इन संस्थाओं के अधिकार भी चुनाव तक कम से कम सीज हल्के किए जा सकते हैं कि भाई ये प्रावधान रखा जाए कि चुनाव के बाद या चुनाव से 2 महीने पहले बिल्कुल आप कहीं ना कहीं वो इस कार्रवाई को आरोप भी नहीं लगेगा। 2 महीने तक तो चुनाव के लिए उनका अधिकार है। बिल्कुल आरोप भी नहीं लगा सकता और विपक्ष के पास कहने का मौका भी नहीं होगा। कृष्णा पंडित जी, कितना सहमत है आप गिरधर जी की इस बात से? गिरधर शर्मा जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने शब्दों में ये और जोड़ें कि पहला सम्मन 2 नवंबर को गया था। 2 नवंबर का मतलब अब से 5 माह पूर्व अगर ये हाजिर हुए होते तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई आज ना होती, पहले हो चुकी होती। इन्हें जो भी होना था माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो भी होना था हो चुका होता। वो अभिषेक मनु सिंघवी की बात पर बोल रहे थे। बिल्कुल सही, आपका भी कहना ठीक है, आपका कहना ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीस भाई। आप सही कह रहे हैं कि ये अगर 5 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गए होते तो चीजें थी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बोला है उस पर भी तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको भी सुनिए। उस बयान को लेकर उन्होंने गिरधर जी ने बोला है। कृष्णा पंडित जी के पास आऊंगा मैं। कृष्णा जी, आप कितना सहमत है गिरधर जी की इस बात से? देखिए, कुछ परसेंट तो ठीक कह रहे गिरधर जी, क्योंकि यदि कन्वेंशन नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे उसकी पार्टी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आपको बार बार समन दिया जा रहा है, आप उपस्थित नहीं हो रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, आपने खुद इस लाभ को लेने के लिए ये रचा है। आप देखिए, आप समझिए चीजों को। हमने इसके पहले भी कहा कि ये पटकथा हमें लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं रचा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कई बार ईडी वाले, भाई आरोप तो आप लगा ही रहे हो कि ईडी जो है सरकार के अंदर काम कर रही है, लेकिन यदि आपको जाना ही था तो पहले क्यों नहीं है, आज क्यों आए? तो ये भी निराधार है। इस स्तर से भी आप सोच सकते हैं, इस वे में भी आप सोच सकते हैं कि भाई अगर आपको जाना ही था तो हम 10वें 11वें समझ में क्यों जाएंगे, हम दूसरे तीसरे में क्यों नहीं जाएंगे? हम दोनों तरफ से सोचेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ
कह दिया लोकतंत्र की हत्या। यदि आप लोकतंत्र में अपराध कर रहे हो, आर्थिक अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, तो निश्चित तौर पर शिकंजा कसना चाहिए। और दो चीज, माननीय इतने बड़े नेता हुए, आज पब्लिक कह रही कि वो वैगनार कहाँ है, वो मफलर कहाँ है। आज सीएम आवास को लेकर इतना दिनों तक आंदोलन चला, क्या उस बारे में उन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप जनता के सेवक हो, जनता के लिए चुने गए हो, लेकिन आप जब दो बात कहोगे तो निश्चित तौर पे उंगलियां आप पर भी उठेंगी। और अरविंद केजरीवाल का सबसे प्रमुख बात यह है, आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, दोनों में दो अंतर है। अपनी बातों को खुद भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे लोकतंत्र नेता हैं जो 1.5 साल में भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति होगा केंद्र शासित राज्य दिल्ली में मुख्यमंत्री बना, और इतना तेजी से मुख्यमंत्री बने। उसके बावजूद उन्होंने, देखिए, उनके साथ जितने भी उनके सीपे सलाहकार थे, सारे लोग एक एक करके गिरते गए, और सारे लोगों ने इतना गंभीर आरोप लगाया है, इतना गंभीर आरोप लगाया है, कई सारे आरोप लगे हैं, शायद ये भारत के इतिहास में नहीं है। और बहुत सारे नेता है, लेकिन उतना गंभीर आरोप किसी पे नहीं अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमने कुमार विश्वास का वो ट्वीट भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन ये सब बातें उस वक्त कही जा सकती थी, जो लगातार वो लोग कह भी रहे थे। लेकिन अभी जो नई चीज है कि भाई फैसला सुरक्षित रख लिया है राउस एवेन्यू कोर्ट ने, अभी फैसला आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या रिमांड में भेजा गया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जोड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे संकट में केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित है, क्या ये फैसला होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या वो जो बयान है, जिस भंवर में आम आदमी पार्टी फंस गई है, क्या वो उसको निकाल पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।